हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। तो ये चैप्टर का नाम है और इसके बारे में इंट्रोडक्शन इसका आज हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो देखिए, युग्म की बात हम थोड़ी देर में करेंगे कि युग्म यहाँ पर क्यों लगा हुआ है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम बात करें तो ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। ठीक है ना, x और y। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर x और y हैं। हो सकता y z हो सकता z x हो, कुछ भी हो सकता है। तो चरों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। ठीक है ना, चरों की संख्या दो होगी। पहली बात तो ये हम समझ गए। अब यहां पर जो चरों की संख्या दो होगी, उन दोनों चरों की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। अर्थात हमारे पास समीकरण कुछ इस तरीके का होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इस तरीके का हमारे पास समीकरण होगा जिसमें x का गुणांक a कहलाएगा, y का गुणांक b कहलाएगा और अचर पद c कहलाएगा। क्लियर है? तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब देखिए, रैखिक का मतलब ही यही है कि इसमें अधिकतम घात कितनी है? x और y की अधिकतम घात एक रहने वाली है, एक से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आ जाते हैं युग्म पर। देखिए, युग्म इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, यानी x और y का मान निकालते हैं, उन चरों का मान निकालते हैं, तो हमारे पास कम से कम दो समीकरण होना आवश्यक है। ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पर a1x, b1y और c1 पहला समीकरण है, तो इसी प्रकार से एक समीकरण और हमको मालूम होना चाहिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर दो समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब हम यहाँ से x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको x दे दे और उसका मान पूछ दे तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसलिए दो समीकरण होना अनिवार्य है। इसीलिए चैप्टर में यहाँ पर युग्म लगाकर आपको दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस समीकरण के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या है वो जानकारी? देखिए, एक हमारे पास समीकरण है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां पर लिखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारे पास एक समीकरण है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इस समीकरण को हम क्या कह सकते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं। दूसरा, इसको हम रेखा का समीकरण भी कह सकते हैं। रेखा का समीकरण। अब ये रेखा का समीकरण क्यों है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे और बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। तो जितना काम यहाँ पर है उतना हम लोग जान लेते हैं, बाकी हम लोग 11th में पढ़ेंगे। तो रेखा का समीकरण इसलिए कहते हैं कि जब हम ax प्लस by प्लस c का ग्राफ बनाते हैं, ax प्लस by प्लस c का ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ से हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है?
सरल रेखा प्राप्त होती है। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, रेखा का समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, और रेखा का समीकरण ये है, इससे हम रेखा के समीकरण को बना सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग आगे उसको सीखेंगे भी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किसी रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक नोट आप यहाँ पर है उसको समझ लीजिए। किसी सरल रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, या आवश्यकता होती है। ये बात आप याद रखिएगा। और अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किसी रेखा को अगर हमें खींचना है और उन दोनों बिंदुओं को ज्ञात करना है, तो हमारे पास रेखा का समीकरण, ये जो रेखा का समीकरण है, इसको हम ग्राफी विधि में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफी विधि क्या होता है, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का ग्राफीय रूप। तो इसका ग्राफीय रूप देखिए ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर को बचा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने by बचा लिया और इस c को माइनस c में भेज दिया, और इस ax को माइनस का ax बनाकर उधर भेज दिया। प्लस का ax उधर भेज देंगे, माइनस का ax। तो हमने y का मान निकाल लिया। तो माइनस का c माइनस का ax बटे b, ये जो रूप यहां पर निकल कर आया है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्राफी रूप। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा हम यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी रखेंगे। तो जब x का मान रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा, और वही हमारे बिंदु कहलाएंगे। और बिंदु को हम लोग पढ़कर आए हैं x कामा y के रूप में लिखते हैं। तो x की जगह पर x का मान और y की जगह पर y का मान रख देंगे, जिससे हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको जो रेखा है वो किस किस रूप में पढ़ने को मिलेगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी बातें हम आज आपको इंट्रोडक्शन में बता देंगे, फिर चैप्टर में भी धीरे धीरे बताते चलेंगे, रिवाइज भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि रेखा हमको 3 रूप में देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 रेखाएं हैं जिनके समीकरण हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इस रेखा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। और ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, ये रेखा AB है और ये CD है, और ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और हमको साफ साफ दिख रहा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर क्या बताएंगे, एक बिंदु
पर प्रतिच्छेद, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये पहला पार्ट है। और यहां पर देखिए, अगर ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय, अद्वितीय हल है। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी हम आपको यहां पर समझाएंगे। देखिए, अद्वितीय हल का मतलब यह है कि x और y का एक यूनिक आंसर, एक यूनिक मान निकल कर आएगा, यानी x और y के केवल एक ही मान निकल के हमारे सामने आएंगे जब इन दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो ऐसे समीकरण के लिए एक हमारे पास प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को यहाँ पर हम लोग याद कर लेंगे। तो याद रखिएगा, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें अर्थात अद्वितीय हल हो, तो प्रतिबंध हमको याद रखना है। प्रतिबंध, तो क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध है A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। क्लियर? ये हमारा प्रतिबंध है, यानी कि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात सेम टू सेम यानी बराबर नहीं आना चाहिए। ये हमारा क्या है? प्रतिबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न एग्जाम में निश्चित आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बात और बता देते हैं कि जब हमारी कोई रेखा, दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? संगत हैं। क्या बोलते हैं? संगत। क्लियर? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये पहले टाइप की हमारे पास रेखाएं हो गई हैं। दूसरी टाइप की रेखा क्या होती है वो हम आपको बता देते हैं। चलिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको ऊपर खिसका देते हैं। हाँ, तो देखिए, एक ये रेखा बनाई और एक ये रेखा बनाई। ये हमने यहाँ पर दो रेखाएं बनाई हैं, सेकंड टाइप है ये। और पहली रेखा का समीकरण वैसे ही हमने यहाँ पर माना है। पहली रेखा का समीकरण नाम क्या है? AB। इसका A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और दूसरी रेखा का नाम है CD, यानी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दो रेखाएं हैं जो आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर। ठीक है, अगर ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी, ठीक है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है, रेखा एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही हैं, तो इसे हम असंगत भी बोलेंगे। असंगत। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका भी हमारे पास एक प्रतिबंध होगा। वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा प्रतिबंध है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ये क्या है? प्रतिबंध। प्रतिबंध है। तो ये दूसरा प्रतिबंध हमारे पास था। ये कब प्रतिबंध लगाएंगे? जब रेखाएं समांतर हो, अर्थात कोई हल ना हो, यानी कि वो रेखाएं असंगत हों।
ठीक है। समांतर होने का मतलब है, अब देखिए सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, अगर आप समझ लोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे दो रेखाएं हैं और ये जा रही हैं, और जब ये समांतर हैं तो बताइए क्या कहीं पर काटेंगी? नहीं काटेंगी। और जब काटेंगी नहीं तो ना तो x की वैल्यू हमको प्राप्त होगी और ना ही y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो जब हमको x और y दोनों की वैल्यू प्राप्त ही नहीं होगी तो बताइए कोई हल निकलेगा? नहीं, आंसर ही नहीं निकलेगा। आंसर नहीं निकलेगा, इसका मतलब है हम कह देंगे कि कोई हल नहीं है, यानी असंगत रेखाएं हैं। जिनका प्रतिबंध क्या है? अगर हमको रेखा दे दिया जाए, रेखा के समीकरण दे दिए जाएं और हमसे पहचानने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 प्रतिबंध लगा देंगे और वहां से चेक कर लेंगे। ठीक है। अब तीसरी रेखा की बात हम कर लेते हैं, तीसरे टाइप की, सॉरी। तो तीसरे टाइप में क्या है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और फिर उसको देखते हैं। तो तीसरे टाइप में हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर अजीब होने वाला है। एक रेखा ये हमारे पास है और एक दूसरी रेखा और हम बनाने जा रहे हैं, जो देखिए आपको दिख नहीं रही है, आपको दिख नहीं रही। हमने यहाँ पर दो रेखा बनाई है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी ड्रॉ किया है, आपने देखा 2 बार हमने ड्रॉ किया है, लेकिन वो दिख एक ही रहा है। तो यहाँ पर AB रेखा है और यहाँ पर CD रेखा भी है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है। 2 रेखाएं हैं, एक के ऊपर एक है, इसलिए दोनों रेखाओं का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। जो नीचे रेखा है उसका नाम AB है, जो ऊपर रेखा है उसका नाम CD है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, तब AB रेखा का समीकरण तो आप जानते हो, क्या हमने बताया था? कुछ भी मान सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और जो CD रेखा है उसका समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाओं का मतलब है कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, समपाती, एक के ऊपर एक हैं। ठीक है। और अगर ये समपाती रेखाएं हैं तो हम यहां से क्या कहेंगे? अनेक हल हैं, अनेक हल, अर्थात इसी को हम और भी बोलते हैं, अर्थात अनंत हल हैं, अनंत हल। अब ये कैसे है? हमने एक बिंदु पर कटा देखा, हम समझ गए, हमने समांतर रेखा जाते हुए देखी, वो भी हम समझ गए, लेकिन अनेक हल अनंत हल है, इसका मतलब नहीं समझे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए जो रेखा एक के ऊपर एक जा रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रेखा यहाँ पर भी काट रही है, वो रेखा यहाँ पर भी काट रही है, वो रेखा यहाँ पर भी काट रही है, वो रेखा यहाँ पर भी काट रही है। यानी ऐसे हम बताते चले जाएंगे कि रेखा हर जगह काट रही है। और ऐसे हम कितने बिंदुओं की रचना कर सकते हैं? अनंत बिंदुओं की रचना कर सकते हैं, अनेक बिंदुओं की रचना कर सकते हैं। यानी कि x और y के जो मान निकलेंगे वो हमारे कई सारे निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या कह देंगे? अनेक हल हैं, अर्थात अनंत हल हैं। दोनों एक ही चीज़ होती हैं। और यहीं से एक चीज़ और निकल के आती है, जिनको जब हमने बोला था कि अगर रेखाएं कट जाएं तो संगत है, कितने पॉइंट पर भी कटे इससे कोई मतलब नहीं, अगर रेखा ना कटे तो असंगत है। तो ये कैसा हुआ? ये संगत हो गया, संगत हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसका प्रतिबंध कर लेते हैं, तीसरा पार्ट है, नंबर डालना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। अब इसका प्रतिबंध देखते हैं क्या है। प्रतिबंध, तो इसका प्रतिबंध है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्लियर? तो इसका ये प्रतिबंध है कि यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होंगे। अब आपको ये तो मालूम ही है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हैं क्या? x के गुणांक को a1 और a2, y के गुणांक को b1 b2 और अचर पद को c1 c2 बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर कि रेखाएं हमारे पास जो युग्म होंगे वो 3 तरीके के यहाँ पर हमको पढ़ने हैं। अब हम थोड़ी सी बात और करेंगे। हमने अभी आपको बताया था
कि ये जो समीकरण हम पढ़ रहे हैं ये एक प्रकार से रेखा के समीकरण हैं, और जब ये रेखा के समीकरण हैं तो यहाँ से रेखा का निर्माण होता, और निर्माण होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाना चाहते हैं ताकि हम आपको बढ़िया तरीके से सिखा पाएँ। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा धन एक्स अक्ष है, ये हमारा ऋण एक्स अक्ष है, धन वाई अक्ष और ऋण वाई अक्ष, और ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु, ठीक है। और जिसको हम 0,0 से दर्शाते हैं, ठीक है। और यहां पर कुछ बातें हम यहां लिखते जाएंगे, उनको आप समझते जाइएगा। इधर भी लिखेंगे, उधर जहां पर जगह मिलेगी वहां लिखेंगे। पहला पार्ट, एक्स अक्ष पर, याद रखिए एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, रट लीजिए बिल्कुल। एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। जैसे ये हमारे पास एक्स अक्ष है और हम यहाँ पर कोई बिंदु लें, जैसे हम इस बिंदु को लें तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आप कह सकते हो इस बिंदु का निर्देशांक a,0 होगा। y की जगह पर आप 0 ही बोलेंगे क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है, और एक्स अक्ष पर y सदैव 0 होता है। क्लियर, ये बात आपको रटनी है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, दूसरा पार्ट। जैसे एक्स अक्ष पर y 0 होता है तो हम यहां लिखेंगे y अक्ष पर x बराबर 0। तो y अक्ष कहाँ है, ये y अक्ष है, और हमने मान लिया कि यहां पर कोई बिंदु लिया और इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, तो हम क्या बताएंगे 0,b है। क्या है, 0,b, यानी कि y अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु लेंगे तो वो हमारा x का निर्देशांक 0 दिखाएगा। तीसरा, मूल बिंदु। तीसरा क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु हमारा होगा 0,0, 0,0 होगा, ठीक है। जहां पर दोनों अक्ष आपस में मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। 0,0 से इसको दर्शाते हैं। क्लियर है, ये हमारा मूल बिंदु है। तो ये हमारे पास कुछ जानकारी थी। अब यहां पर हम एक बात और आपको बताएंगे, ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हम यहां पर ऐसी बता रहे हैं जो आपको आगे की क्लासों में बहुत मदद देगा, ठीक है। और यहां पर अगर कहीं पर हमारे पास ax बराबर by, ax बराबर by के रूप में समीकरण प्राप्त हो, तो हम जान जाएंगे कि ऐसे समीकरण हमारे मूल बिंदु से होकर जाते हैं। क्या लिख देंगे, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी हमको ऐसा समीकरण प्राप्त हो जिसमें अचर पद हो ही ना, अचर पद का मान 0 हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि निश्चित रूप से ये रेखा मूल बिंदु से जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। निश्चित रूप से मूल बिंदु से ही वो रेखा जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट 5 कि x अक्ष से किसी रेखा की दूरी, x अक्ष से किसी रेखा की दूरी। तो अगर हमसे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमसे कोई रेखा की दूरी x अक्ष से पूछे तो हम क्या कह देंगे,
एक्स अक्ष से दूरी बराबर वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। अभी समझाएंगे, धैर्य रखिए, अभी समझाते कैसे। और नेक्स्ट पार्ट भी इसका लिखेंगे हम लोग, इधर साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने बोला था जहाँ जगह बचेगी वहाँ लिखेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। वाई अक्ष से किसी रेखा की दूरी, वाई अक्ष से किसी रेखा की दूरी, तो वाई अक्ष से किसी रेखा की दूरी क्या होगी? एक्स निर्देशांक होगी, एक्स निर्देशांक। तो वाई अक्ष से किसी रेखा की दूरी, रेखा है ये, किसी रेखा की दूरी एक्स निर्देशांक होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे यहीं पर हम थोड़ा सा ग्राफ में ही बताएंगे। जैसे हमारे पास एक रेखा यूं जा रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बस समझने की कोशिश करिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रेखा हमारे पास जा रही है, ठीक है, और इस रेखा का नाम है ए बी, इस रेखा का नाम है ए बी। अब ये जो रेखा जा रही है ये किस बिंदु से जा रही है? 0, b से जा रही है ना, 0, b से। यहाँ लिख देते हैं 0, b, कट गया है वहाँ पर, तो 0, b से जा रही है। तो ये बताइए कि यहाँ से x अक्ष से दूरी कितनी है? x अक्ष से दूरी यही तो है ना, दूरी, दूरी देखिए, यही दूरी है ना, x अक्ष से इस रेखा की क्या दूरी है? यही दूरी है, और यही दूरी यहाँ पर भी रहेगी, हर जगह रहेगी। तो ये जो दूरी है ये है कितनी? ये b है, ठीक है ना, और b कहाँ पर लिखा हुआ है? y निर्देशांक पर लिखा हुआ है। बस यही समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई रेखा जा रही है x अक्ष के समांतर और उसकी हम x अक्ष से दूरी पूछ दें, तो x अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम एक दूसरी रेखा बनाएं और कुछ इस तरीके से ये जा रही है, और हमसे कोई कह दे कि बताइए y अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, y अक्ष से इसकी कितनी दूरी है, तो हम देखेंगे कि y अक्ष से दूरी इसकी इतनी है, इतनी तो है y अक्ष से दूरी। तो हमने क्या देखा कि y अक्ष से दूरी इतनी है, तो यही तो a है, ये देखिए यहाँ पर a लिखा हुआ है, यही दूरी तो a है। x पर कितना चले थे? a चले थे, ये a, 0 से रेखा जा रही है, तो ये दूरी a है। तो y अक्ष से दूरी कैसे पता चलेंगे? कर लेंगे x निर्देशांक के द्वारा पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से छोटा छोटा पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताई है, और ये आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। आपको एग्जाम में +2 नंबर ऐड कर लीजिएगा अगर ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर भूल जाएंगे तो ये 2 नंबर आप कम कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक चीज़ जरूर पूछेगा एग्जाम में, जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम जब आगे बढ़ते हैं और सीखने वाले हैं, 2 समीकरण हैं। पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और इन समीकरण को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो हल करने की हमारे पास कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं मुख्य। वैसे विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन यहां पर हमको मुख्य 3 विधि पढ़नी है, 3 विधियां, ठीक है। हल करने के लिए मुख्यतः 3 विधियां यहां पर हमको पढ़नी है। तो देखिए, पहली विधि क्या है उसके बारे में जानते हैं। पहली विधि को हम लोग यहां देखेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि। दूसरी विधि क्या है?
प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि क्या है? वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये तो हमारी मुख्यतः 3 विधियां हो गई। एक और हम लोग यहां पर ऐड कर लेते हैं, 3 विधियां तो मुख्यतः हो गई, प्लस एक विधि और हम कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लस एक अन्य विधि। ये भी हम यहां पढ़ लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, अलग से लिखेंगे, क्योंकि उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। वैसे तो मुख्यतः यही 3 विधियां हमारे पास हैं, लेकिन एक चौथी विधि भी हमारे पास एक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफीय विधि। ठीक है, तो इसमें हम लोग ग्राफ बनाकर समीकरण को हल करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने विधियां लिखी हैं, इनके सिर्फ हमको यहाँ पर नाम जानने थे, बाकी इन विधियों के बारे में हम जब अभ्यास पढ़ेंगे, अभ्यास से पहले जो मैं आपको जानते हो कि मैं आपको ये इंट्रो करवाता हूँ, तो जब मैं वहाँ पर इंट्रो आपको करवाऊँगा अभ्यास से पहले, अभ्यास का मतलब है जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे 3.1, 3.2, और जिस एक्सरसाइज में जो विधि का प्रयोग हो रहा होगा, जिस विधि का प्रयोग होगा, उस विधि को हम वहाँ पर आपको पहले समझाएंगे और फिर क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको समीकरण को हल करने के लिए मुख्यतः 3 विधियाँ पढ़नी थी और पढ़नी है आगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, और एक एडवांस में और आपको पढ़ लेनी है ग्राफीय विधि। ठीक है, और हल करने का मतलब आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर चलते चलते बता देते हैं। हल करने का मतलब होता है x, y का मान, यानी x और y के जब आप मान निकाल लेंगे तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं मान। ठीक है, तो आज के इंट्रो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कोई छोटा मोटा पॉइंट मिस हो गया होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के पहले मैं उस क्वेश्चन की बारीकियां बताता हूं, उसके बारे में समझाता हूं और तभी क्वेश्चन करवाता हूं। जैसा आप लोग अगर पढ़कर आ रहे हैं पीछे से तो आप जानते होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं छूटेगा। जब अभ्यास समाप्त होगा तो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, अगर वहां से कोई भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।